नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मैराथन लेकर आए हैं। प्रश्नोत्तरों की 75 बहुविकल्पी प्रश्न होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भक्ति काल आदिकाल से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं ज़्यादातर। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है कि जैन कवि पुष्यदंत की रचनाओं में जैन धर्म का कौन सा आग्रह अधिक है। तो साथियों, पुष्यदंत नहीं आएगा, पुष्पदंत है। ठीक है, तो जो आग्रह इसमें इन विकल्पों में सबसे अधिक आया है जैन धर्मों में। जैन धर्म का जो सबसे अधिक आग्रह जो है पुष्पदंत की रचनाओं में वो है सांप्रदायिक। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, जैन साहित्य जसर चरित्र में माफ करिएगा, किसके दुष्परिणामों का वर्णन अधिक है। तो हिंसा। ठीक है, हिंसा विकल्प आएगा। हिंसा से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जसर चरित्र में बताया गया है। जसर चरित्र साथियों जे पुष्पदंत की रचना है। ठीक है, आगे प्रश्न है साथियों, तीसरा प्रश्न है वय कुमार चरित्र। साथियों जे मिस प्रिंट हो गया है, जहाँ पर नए कुमार चरित्र आना था। ठीक है, तो इस प्रकार से नए कुमार चरित्र। ठीक है, तो पूछा गया है किसकी रचना है। ये भी पुष्पदंत की रचना है साथियों। विकल्प पढ़ नहीं रहा हूँ, सीधा उत्तर लिखा रहा हूँ ताकि जल्दी से जो प्रश्न है वो सोल्व हो जाएं। 58 छंदों के काव्य नेमिनाथ रास की रचना निम्नलिखित कवि ने की थी। ठीक है, 58 छंदों से युक्त जो रचना है वो नेमिनाथ रास है और इसकी रचना की थी सुमति गणी ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों, वह कौन सा ग्रंथ है जिसे अधिकांश विद्वानों ने हिंदी के प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य की संज्ञा दी है। तो साथियों विकल्प जो आएगा वो आएगा पंच पांडव चरितरास। ठीक है साथियों, तो ये लिखी थी पुस्तक शालिभद्र सूरी ने। ठीक है, शालिभद्र सूरी की एक और पुस्तक है भारतेश्वर बाहुली रास। तो ठीक है साथियों, और जो वाली पुस्तक है इसको प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य की संज्ञा भी दी जाती है। छठा प्रश्न साथियों, जैन साहित्य की लघु नय चक्र और दर्शन सार नामक पुस्तकों के रचनाकार हैं। ये बिल्कुल सही, माफ़ करिएगा नीचे चले गए हम। तो जो सही उत्तर है वो है हमारे पास साथियों देवसेन। ठीक है, देवसेन बिल्कुल सही उत्तर आएगा। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, जैन साहित्य का लोक प्रचलित काव्य रचना रूप है। तो जैन साहित्य का लोक प्रचलित काव्य रचना स्वरूप रास है साथियों। जिन पुस्तकों के नीचे पीछे माफ करेगा रास फाग चरयू या चरित लगा होता है वो जैन साहित्य से ही संबंधित होती हैं। अगले प्रश्न में चलते साथियों, आठवां प्रश्न है सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय। तो साथियों जो सही उत्तर आएगा वो आएगा नाथ संप्रदाय। ठीक है, तो वाम मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया मतलब जो भोग प्रधान जो उनका भोग विलास कह लेते हैं हम, भोग विलास से संबंधित जो कुप्रथाएं जो थी वो सिद्धों में थी। ठीक है, तो इन्हीं पखंडों के कारण नाथ संप्रदाय अलग हुआ था, मतलब गोरखनाथ ने अपना एक अलग संप्रदाय खड़ा कर लिया। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न साथियों, हठ योग का उपदेश देने वाले प्रथम आचार्य थे। तो साथियों सही विकल्प आएगा हमारे समक्ष, सही विकल्प साथियों गोरखनाथ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों, चर्यापद के रचयिता कहलाते हैं। चर्यापद ये ग्रंथ जो है ये पुस्तक मिलती है सिद्धों में, तो सिद्धाचार्य कहलाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों, 11वां प्रश्न है सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि किसे कहा जाता है। तो साथियों आपको बता देता हूँ सही उत्तर है कण्हप्पा। कण्हप्पा लिख दिए जहाँ पर ह आना है। ठीक है साथियों, तो जहाँ पर ह आना है ड की जगह, तो कण्हप्पा जो है दार्शनिक कवि माने जाते हैं सिद्धों में। तो साथियों अगला प्रश्न है सिद्धों की दृष्टिकूट शैली का प्रयोग मध्य काल में किसकी रचनाओं में मिलता है। साथियों आपको बता देता हूँ दृष्टिकूट काव्य शैली सबसे पहले सिद्धों की रचनाओं में देखने को मिलती है, लेकिन मध्यकाल में जो है सूरदास की रचनाओं में देखने को मिल जाती है। साहित्य लहरी जो उनकी पुस्तक है उसमें दृष्टिकूट पद जो है देखने को मिल जाते हैं हमें। आगे साथियों 13वां प्रश्न है सिद्धों की काव्य वस्तु किसकी शैली में व्यक्त हुई है। किस शैली में व्यक्त हुई है साथियों। ठीक है, तो आपको बता दूं दृष्टिकूट शैली जो थी वो तो सिद्धों में व्यक्त हुई थी, मतलब प्रस्तुत हुई थी, लेकिन बाद में सूरदास ने अपने ग्रंथ में भी उसको अपनाया। खंडन शैली साथ बिल्कुल सही है, सुदुकड़ी शैली जो तो कबीर की भाषा में है, कबीर की काव्य रचनाओं में देखने को मिल जाती है, लेकिन खंडन शैली का प्रयोग जो है सिद्धों ने किया था। उस वक्त बहुत सारे पाखंड थे, तो उस वक्त बहुत सारे पाखंडों का विरोध किया था सिद्धों ने खंडन शैली के द्वारा। 14वां प्रश्न साथियों, नाथ साधना के संदर्भ में तांत्रिक वामाचार्य किस काव्य की विशेषता है, विशिष्टता है। ठीक है, तो साथियों जी आएगा प्रश्न 14 का उत्तर जो आएगा सिद्ध काव्य में। ठीक है, तांत्रिक वामाचार्य उसमें बहुत ज़्यादा था, तंत्र विद्या बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। चर्यापद, अगला प्रश्न साथियों, चर्यापदों की गीत शैली कबीर के काव्यों में किस रूप में विकसित हुई है। ठीक है, तो साथियों ये बता देता हूँ मैं, ये साखी और मैनी दोनों आएगा।
साखी और रोमैनी में उनकी चर्यापद की जो गीत शैली है देखने को मिल जाती है। तो कबीर ने जो गीत शैली अपनाई थी वो चर्यापद अपनाई थी, और चर्यापद जो थी गीत शैली ये सिद्धों की थी। ठीक है। 16वां प्रश्न साथियों, नाथ मत में किस पर बल दिया गया है? सहजयोग, तंत्र की प्रधानता, ईश्वरवादी, या ए और सी? तो साथियों डी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। सहजयोग भी है और तंत्र प्रधानता भी देखने को मिल जाती है वहाँ पर। ठीक है। अगले प्रश्न पर माफ़ करिएगा साथियों, ये ऑप्शन मैंने गलत पढ़ दिया, ए और सी आना था। ठीक है, ए और सी मतलब सहजयोग और ईश्वरवादिता। ठीक है, तंत्र प्रधानता जो ये थी ये नहीं आएगा, ये आएगा सिद्धों में। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया। तो अगला प्रश्न साथियों 17वां प्रश्न है, नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो किस भाषा का प्रयोग किया? अबहट का किया था। ठीक है साथियों, ये अपभ्रंश का उत्तरी रूप अबहट भी सिखाया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं, सिद्ध साहित्य की प्रसिद्ध रचना मंजूश्री और मूल कल्प का सृजन काव्य के किस रूप में हुआ है साथियों? तो मुक्त काव्य के रूप में हुआ है। ठीक है साथियों, लिख लीजिएगा मुक्त काव्य में। तो और ये पुस्तकें जो है मंजूश्री और मूल कल्प जो सिद्ध साहित्य से ही संबंधित हैं। ठीक है साथियों, और अभी हम कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताइए कि मंजूश्री और मूल कल्प पुस्तकें किस सिद्ध आचार्य की हैं। अगले प्रश्न में चलते साथियों, सिद्धों की भाषा की पहचान किस नाम से की जाती है? ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है साथियों, संधा भाषा के नाम से की जाती है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों, प्राकृत पेंगलम में थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा, माफ़ करिएगा साथियों आपको। प्राकृत पेंगलम, ठीक है, प्राकृत पेंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर जिस काव्य की कल्पना की गई है उसका नाम निम्नलिखित है। कौन सा नाम है उसका? तो साथियों हमीर रासों में प्राकृत पेंगलम में जो छंद हैं उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते साथियों, तुलसीदास रचित काव्य ग्रंथ कृष्ण गीतावली किस भाषा में है? तो साथियों जो ब्रज भाषा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसीदास द्वारा रचित निम्नलिखित ग्रंथों में किस ग्रंथ की रचना अवधि में की गई है? तो साथियों जो सही विकल्प आएगा वो आएगा बरवे रामायण अवधि में है, बाकी तीन जो हैं ये ब्रज भाषा में है। ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा है जहाँ पर, तो देख लेते हैं इसको। तो किस प्रकार से किस संप्रदाय में कृष्ण और राधा को रस और रति के नाम से पुकारा गया है? तो साथियों सहजीय संप्रदाय आएगा। ठीक है। अगले प्रश्न में साथियों चलते हैं, किस कृष्ण काव्य ग्रंथ में रासलीला का मोहक वर्णन होते हुए राधा का उल्लेख नहीं है? तो किस काव्य ग्रंथ में साथियों? ये काव्य ग्रंथ है रास पंचाध्याय। ठीक है। अभी हमें कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताइए, होमवर्क के रूप में आपको काम दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि ये रास पंचाध्याय पुस्तक किसकी थी। 25वां प्रश्न साथियों, कृष्ण की लीलाओं में भक्त के लिए प्रसाद की प्राप्ति परम ध्येय है, इसे किस पाश्चात्य विद्वान ने लव फीस्ट कहा है? तो साथियों ऑप्शन आएगा डी, ग्रियर्सन ने भी कहा है, कनेडी और बेवेर तीनों ने कहा है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते साथियों 26वां प्रश्न है। तो 26वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के प्रथम, अष्टम और दशम मतलब पहले, आठवें और दशम मंडल में किसका उल्लेख है? तो साथियों कृष्ण का उल्लेख है। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते साथियों देख लेते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ये तो साथियों होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, यदि आपको नहीं आएगा तो फिर बहुत बड़ी संकट वाली परिस्थितियाँ में आप हैं। ठीक है। 28वां प्रश्न है साथियों, दक्खनी हिंदी की प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा में सबसे पहला काव्य कदम राव और पद्म माना जाता है, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो कदम राव और पद्म ये दक्खनी हिंदी का प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा में आते हैं। साथ ही जो निज़ामी इसके रचनाकार है। ठीक है, कदम राव और पद्म के। साथ ही जो यूजीसी नेट के लेवल का प्रश्न है। 29वां प्रश्न है, सूफी काव्य परंपरा का सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? सूफी काव्य परंपरा का तो पता ही है सबको, पद्मावत जैसा ग्रंथ कोई है ही नहीं। ठीक है ना। अगला प्रश्न साथी 30वां प्रश्न। 30वें प्रश्न में क्या पूछा गया है? यही पूछा गया है कि सूफी प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा का आदि प्रतिष्ठापक किसे माना जाता है? तो साथियों जो सही विकल्प आएगा वो आएगा मुल्ला दाऊद। ठीक है। और मुल्ला दाऊद की कौन सी पुस्तक जो है वो पहली रचना भी मानी जाती है सूफी काव्य धारा की? ठीक है, राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को हिंदी का माफ़ करिएगा सूफी काव्य धारा का पहला कवि माना है। और मुल्ला दाऊद की कौन सी पुस्तक है? कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए हमें। तो अगला प्रश्न साथियों कि कबीर के बाद संत काव्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? विकल्प पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, ऐसे सभी धर्मों का उपहास किया जाने लगा। अगला विकल्प है, कबीर आदि के बाद अनेक छोटे छोटे संप्रदायों की स्थापना हुई जिसमें
रचित साहित्य मात्र सांप्रदायिक होने के कारण साहित्य गुणों से शून्य रहा। अपना अपना अगला है, अपना अपना संप्रदाय स्थापित करने की प्रबल भावना। डी है केवल रूढ़गत बातों विधानों का वर्णन करने की प्रवृत्ति। तो साथ ही दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है जहाँ पर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा 32वां प्रश्न है साथियों, तुलसीदास को लोक नायक मानने का प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण क्या है? विकल्प पढ़ लेते हैं। अपने साहित्य में परोपकार की भावना को बढ़ावा दिया उन्होंने, या फिर उनके समग्र साहित्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, या फिर राम कथा का विस्तृत वर्णन किया है, अपने साहित्य में कहीं भी समझौता नहीं करना। तो साथियों जो दूसरा विकल्प है बिल्कुल सही लग रहा है, जहाँ पर सही है भी, उनके समग्र साहित्य में समन्वय की विराट चेष्टा है। ठीक है, वो सभी के साथ समझ ऐसे बनाकर चलते हैं, भक्ति के साथ हो, ठीक है, तो सभी के साथ। तो साथियों इसी कारण उनको लोकनायक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसी काव्य की वह कौन सी पंक्ति है जो तुलसी के संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण भक्ति और संपूर्ण कामना का निचोड़ है? साथियों जो सही बताऊं, सीधा उत्तर बता देता हूं, जो दूसरी पंक्ति जो है याद कर लीजिए। जे साहित्य मतलब तुलसी के संपूर्ण साहित्य, संपूर्ण भक्ति और संपूर्ण कामना का निष्कर्ष है, निचोड़ है। प्राहित सरिस धर्म नहीं भाई। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कबीर किस धारा के प्रमुख कवि हैं? चार ऑप्शन है साथियों, चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। तो साथियों अगर विकल्प नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, आप चारों में से कोई एक विकल्प चुन लीजिएगा। होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसका होमवर्क जो है दीजिए, मुझे करिए। 35वां प्रश्न है, तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना है? ठीक है साथियों, ये प्रश्न बहुत आसान है, बच्चों वाला प्रश्न कह सकता हूँ। यदि आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं किसी परीक्षा की, तो जो आपको प्रश्न आना चाहिए, ये प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताइए, किसने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है तुलसीदास को। अगला प्रश्न साथियों, भाषा 36वां प्रश्न है, भाषा तथा काव्य शास्त्र के ज्ञाता गोस्वामी तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चरित्र को रामचरित्र की भाषा देने के लिए जय छंद शैली अपनाई। तो साथियों विकल्प जो है बिल्कुल सही आएगा, जहाँ पर तीसरा दोहा चपाई शैली उन्होंने रामचरित्र मानस में अपनाई है। 37वां प्रश्न है साथियों, प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में समान रूप से साहित्यिक रचना करने वाले राम भक्त कवि थे? अग्रदास, नावादास या तुलसीदास या परमानंद दास? तो साथियों सही विकल्प आएगा तुलसीदास। ठीक है, माफ़ करिएगा, तुलसीदास बिल्कुल सही विकल्प आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 38वां प्रश्न है, पद्मावत में हीरा मन तोते के द्वारा पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा दी गई है? किस विद्वान ने ऐसे कहा कि ये प्रेम नहीं है बल्कि रूप लोभ है? ठीक है, मतलब रूप एक सौंदर्य रूप की ओर आकर्षण की लोभता जो है, जब है कैसे मोह जो है, वो रतनसेन में आ गया है। तो रतनसेन के बारे में ये विचार रामचंद्र शुक्ल ने कहे थे। अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 39वां प्रश्न है, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन। अभी आपको मैंने होमवर्क दिया था कि मुल्ला दाऊद की कृति कौन सी है? चंदायन है। ठीक है साथियों, तो मुल्ला दाऊद कृत चंदायन किस लोक कथा पर आधारित है? साथियों जी सही उत्तर आएगा चन्नौनी। ठीक है, लैला मजनू नहीं आएगा, यूसुफ जुलेखा नहीं आएगा, श्री फरहाद नहीं आएगा, चन्नौनी आएगा। ठीक है, 40वां प्रश्न है साथियों, मंजनकृत मधुमालती में विशेष नवीनता है? क्या नवीनता है? इसका अंत श्रृंगार रस में होता है। दूसरा है नायक नायिका के साथ इसमें उपनायक और उपनायिका को भी विशेष स्थान है। तीसरा है नायक अपनी नायिका के प्रति अधोपात एकनिष्ठ बना रहता है। चौथा है इसमें छंद दोहा छपाई है। ठीक है साथियों, ये नहीं आएगा, बिल्कुल सही आएगा तीसरा विकल्प आएगा, नायक अपनी नायिका के साथ बिल्कुल वफादारी के साथ रहता है। ठीक है, आगे हैं 41वां प्रश्न है साथियों, सूफी प्रेम काव्य में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो साथियों आपको बता दूं कि तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होने वाला है। पहला, कथानक रूढ़ियाँ जो है मिलती रहती हैं, ये वही प्रेम था उनकी रचनाओं में, सूफी काव्य धारा के ग्रंथों में ज्ञान प्रदर्शन भी था। इस्लाम धर्म का प्रचार करने के वाली प्रवृत्ति तो हमें मिलती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो रचनाकारों ने जो पात्र लिखे हैं अपनी रचनाओं में, वो तो हिंदू धर्म के थे। ठीक है, तो अगर उन्होंने इस्लाम धर्म को प्रचार करना ही होता तो वो पात्रों को वो इस्लाम धर्म से संबंधित बताते, उनके नाम मुस्लिम बताते हैं ना, तो ये नहीं आएगा। प्रतीक योजना ये भी मिलती है। ठीक है, ये मिलती है, लेकिन इस्लाम धर्म का प्रचार करने की प्रवृत्ति नहीं मिलती है। 42वां प्रश्न साथ ही, सूफी सिद्धांत संबंधी बातें छपाई के रूप में जायसी के किस ग्रंथ में
कही गई हैं। तो साथियों 42वां प्रश्न है, बिल्कुल सही आएगा, जहाँ पर चौथा विकल्प आएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो चौपाइयों के रूप में जायसी के किस में बातें मिलती हैं? पद्मावत में। ठीक है, 43वां प्रश्न साथियों, पद्मावत में सिंहल द्वीप किसका प्रतीक है? तो साथियों जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ए, हृदय का प्रतीक है। ठीक है, आगे है सूफी प्रेम ख्यान काव्यों का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है साथियों? पढ़ लेते हैं। भगवत भजन कर मोक्ष प्राप्त करना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। प्रेम का उदात्त वर्णन कर मानवतावादी स्वरूप की स्थापना करना, ये ठीक है, ये काफ़ी हद तक ठीक है। अगले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रेम की आड़ में सूफी मत का प्रचार करना, ये तो नहीं लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक है लेकिन ज़्यादा सटीक नहीं लग रहा है। प्रतीकों के माध्यम से आध्यात्मिक भावना का प्रतिपादन करना, ये भी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रतीक वहाँ पर प्रयोग हुए हैं लेकिन आध्यात्मिक भावना का प्रचार प्रसार करना ये गलत है। तो दूसरा बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, अभी आएंगे हम 45वें प्रश्न पर। नीचे दी गई पद्य पंक्तियों में कौन सी पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? पहला विकल्प है डोल कुवार कुशूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तो तुलसीदास की हैं। अगला विकल्प है शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने नहीं भावा, ये भी तुलसीदास की है। सेवक सभ्य भाव बिना भवना तिरु उर्गाई, ये भी तुलसीदास के। चौथा विकल्प बिल्कुल सही साथियों, ये तुलसीदास की नहीं है। प्रेम रास रुचिर विराग तुमड़ी में पूरी ज्ञान गोदड़ी में अनुराग भी रत्न लय, तो साथियों ये तुलसीदास की नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आएगा। आगे साथियों 46वां प्रश्न है। नीचे देखिए पद्य पंक्तियों में कौन सी पंक्तियाँ जायसी की हैं? कौन सी पंक्ति जायसी की है? एक पंक्ति जायसी की है साथियों, तो बताना है हमने। तो उपजी अनत अनत शबही लहे, अगला है जो जह बढ़े कहानी हम संभरे दुई बोल, तीसरा है जाकी बुद्धि होए अधिकाई आन कथा एक कहे बिनाई, अगला है कहो बात सुने बस लोग कथा कथा सिंगार वियोग। तो साथ ही दूसरी पंक्ति जो है बिल्कुल सही है, उत्तर के रूप में ये जायसी की है। ठीक है, तो अगला है जायसी, कौन सी पंक्ति जायसी की नहीं है? ठीक है, कौन सी पंक्ति जायसी की नहीं है? पहले क्या था, कौन सी जायसी की, अभी जायसी की नहीं है। तो साथियों जो सही विकल्प है उससे पहले हम पढ़ लेते हैं। जी हाँ, विकल्प पढ़ लेते हैं। सन 927 आहा कथा आरंभ भैव कब कवि कवि कहा, जे तो जायसी की है। अगला है कथा जगत जेती कवि आई पुरुष मारी ब्रज सती कराई, जे भी जायसी की है। अगला है आदि जंत जस का गाथा अहे लिखी भाषा चुपाई कहे, ये नहीं है जायसी की। अगला है जो यह पढ़े कहानी हम संभरे दुई बोल, तो साथियों ये भी जायसी की है। तो साथियों आपको बता देता हूँ कि जो जायसी की नहीं है वो है यहाँ पर जो जायसी की नहीं है साथी वो आएगा तुम्हारे पास तीसरा। ठीक है, साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं 48वें प्रश्न पर। प्रश्न क्या है, संपूर्ण भारतीय प्रेम ख्यानकों में केवल 2 ग्रंथ ही ऐसे हैं जिसमें इतिहास का सहारा लिया गया है। वे ग्रंथ कौन से हैं जिसमें इतिहास का सहारा लिया जाता है? तो पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही उत्तर मैं लिखा दूंगा पहले, जो पद्मावत है वो वाला। ठीक है, पद्मावत और शताई से ही इतिहास को जानने का सहारा लिया जाता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 49वां प्रश्न है, सूफी प्रेम ख्यानकों में कौन सी विशेषता नहीं मिलती है? तो ये क्वेश्चन साथियों रिपीट हो गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो नहीं मिलती है वो तीसरा ही ऑप्शन आएगा, जी हाँ, तो हमने टिक करवा दिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं 50वें प्रश्न पर। 50वां प्रश्न है, पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? ये तो बहुत आसान है प्रश्न। ठीक है साथियों, किस प्रकार का काव्य है साथियों? तो आपको बता देता हूँ। अन्योक्ति, समासोक्ति, अन्योक्ति एवं समासोक्ति या अतिशयोक्ति। तो साथियों आपको बता देता हूँ कि अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों ही यहाँ पर देखने को भी मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान इसको समासोक्ति भी मानते हैं। लेकिन ये दोनों विकल्प आए तो दोनों को टिक कर लीजिएगा, मतलब अगर विकल्प में नियोक्ति है तो नियोक्ति, अगर समासोक्ति है तो समासोक्ति, तो मैं तो दोनों को टिक लगा रहा हूँ जहाँ पर। ठीक है साथियों, अन्योक्ति भी है, समासोक्ति भी है। अगला प्रश्न है साथियों, सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कितने पद जो हैं प्राप्त हुए हैं? सूरसागर जो सूरदास की सबसे उत्कृष्टतम रचना मानी जाती है, इसमें कितने पद जो हैं प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कि इसमें लगभग 10,000 पद जो हैं प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पर चलते साथियों। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? ठीक है, तो ये किस प्रकार का काव्य है साथियों, आपको बता देता हूँ कि ये जो है गय मुक्तक काव्य है। याद कर लीजिएगा, गय मुक्तक काव्य, कहीं इसको प्रबंध काव्य मत याद कर लीजिएगा। तो गय मतलब जिसको गाकर सुनाया जा सकता है। ठीक है,
एक प्रकार की कथा नहीं है, बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध जो है श्रृंखलाबद्ध रूप से इसको एक कथा के रूप में नहीं श्रृंगारा गया है सूरदास के द्वारा, बल्कि इसको गा कर भक्ति सॉन्ग हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 53 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं साथियों। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? ठीक है, भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान श्रीमद् भागवत का कौन सा स्कंद है? भागवत मतलब श्रीमद् भागवत, तो श्रीमद् भागवत पुस्तक से ही भ्रमर गीत परंपरा अन्य कवियों ने लिखी है, चाहे नंददास ने है, चाहे सूर्यकांत माफ़ करिएगा सत्यनारायण कविरत्न हो, जगन्नाथ दास रत्नाकर हो, या फिर सूरदास हो, ठीक है, या नंददास हो। तो इन्होंने उदाहरण के रूप में कह लें सीखने के लिए श्रीमद् भगवत को पढ़ा और उसमें से भ्रमर गीत परंपरा को उतारा एक पन्ने के ऊपर, मतलब अपनी ओर से जो है परंपरा लिखी भ्रमर गीत की। तो ये हमें बताना है कि कौन से स्कंद में श्रीमद् भगवत के भ्रमर गीत परंपरा का उल्लेख देखने को मिल जाता है। तो सही विकल्प आएगा साथियों अष्टम। ठीक है, अष्टम ग्रंथ में, 8वें ग्रंथ माफ़ करेगा 8वें स्कंद में हमें ये देखने को मिल जाती है भ्रमर गीत परंपरा। कहाँ पर? श्रीमद् भगवत में। 54वां प्रश्न है, दृष्टिकूट पद से क्या आशय है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो आपको बता देता हूँ कि शब्दार्थ के चमत्कार से मुक्त पद। ठीक है, यदि आपको कोई पूछ ले कि दृष्टिकूट पद क्या है, ठीक है, तो दृष्टिकूट शैली क्या है, तो शब्दार्थ के चमत्कार से मुक्त पद। ठीक है, आगे साथियों 55 प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे उपयुक्त काव्य ग्रंथियाँ किस कवि की हैं? 55 प्रश्न पर पहुँच चुके हैं साथियों। जो सही उत्तर आएगा वी आएगा। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर है गोरखनाथ। गोरखनाथ ने ये पंक्ति लिखी है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 56वां प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उक्ति धर्म विशाल सय राजनीति नवरसम खट भाषा प्राण च कुरान कथित मया। तो इसमें भाषाओं का जो प्रयोग होता था उस वक्त, उसके बारे में बताया गया है। चंद की पंक्ति है। ठीक है, चंद बरदाई की पृथ्वीराज की राजा पृथ्वीराज के शासन में जो कवि थे उनके दोस्त मित्र। तो 57 प्रश्न में पहुँच चुके साथ ही थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जहाँ पर प्रश्न मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुत्रु। तो ये पुत्रु ये किसकी काव्य कृत पंक्तियाँ हैं साथियों? तो आपको बता देता हूँ 57 प्रश्न का उत्तर जो सही है वो है कीर्तिलता। ठीक है, कीर्तिलता में से ये पंक्ति है। कीर्तिलता किसकी है? विद्यापति की है साथियों। ठीक है, और अपभ्रंश में लिखी गई। 58 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। दब का दादा हो कपूर लई जीव का दादा ना पलहवई। तो साथियों सही विकल्प है कि काव्य पंक्तियां किसकी हैं। सही विकल्प जो है जहाँ पर आपको बता दूं बीसवदेव रासो से पंक्ति है ये। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। दब का दादा हो कूपर लई जीव का दादा ना पालवई। ठीक है, ये बीसल देवरासों से काव्य पंक्ति है साथियों। अगले प्रश्न में चलते हैं। जी कुछ दीहु कायमा सही अपयनऊ सौ पायु दीन मान दिन पाइस। तो काव्य कृति किस काव्य ग्रंथ से है साथियों? तो आपको बता देता हूँ ये काव्य ग्रंथ जो है पृथ्वीराज रासो से ली गई है काव्य पंक्ति। ठीक है, तो अगले प्रश्न में चलते साथियों। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी से पूछो। किसकी उक्ति है ये? ठीक है, तो ये तो आमिर खुसरो की है। ठीक है, आमिर खुसरो की पंक्ति है ये। अगला है प्रश्न संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। ये किसकी काव्य पंक्ति है? तो साथियों बता देता हूँ ये कबीर दास की पंक्ति है। लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। संस्कृत है कूप जल बाखा बहता नीर। आगे साथियों ये प्रश्न तो आपको आता ही होगा। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। ठीक है, ये काव्य पंक्ति तो आपको याद ही होगी, बहुत आसान पंक्ति है, ये मलूक दास के द्वारा लिखी गई पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 63वां प्रश्न है। कथा जागत जेती कवि आई पुरुष मारी ब्रज वज्र सती कराई। तो ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं, किस काव्य ग्रंथ से हैं? तो साथियों ये सही उत्तर जो है आपको बता देता हूँ, ये आएगा बी। ठीक है, मधुमालती में से है ये, याद कर लीजिए, परीक्षा में काफ़ी बार पूछी गई है। कथा जगत जेती कवि आई पुरुष मारी ब्रज वज्र सती कराई। तो ये मधुमालती की है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 64वां प्रश्न है। ओ मत जानी कवित असकिन्हा मुकु यह रहे जगत मह चिन्हा। तो साथियों ये काव्य पंक्ति किसमें से है? तो साथियों ये पद्मावत से अवतरित हैं। ठीक है,
पद्मावत की पंक्ति है जी। आगे साथी चलते हैं। गुरु प्रसादी जवैद नामा भक्ति के प्रेम इन्हीं है जाना। तो ये किसकी काव्य पंक्ति के साथ है? जे भी आपको बता, माफ़ करिएगा, जे काव्य पंक्ति जायसी की नहीं है, जे है कबीर की काव्य पंक्ति से याद कर लीजिए। गुरु प्रसादी जवैद नामा भक्ति के प्रेम इन्हीं है जाना। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं साथियों। 66वां प्रश्न है। कवि व्यास रस कोला दुरही नियर नियर बहादुरी उपरोक्त काव्य पंक्ति किस काव्य ग्रंथ से है साथियों? 66वां प्रश्न है। सही उत्तर आएगा साथियों डी। ठीक है, तो डी जो सही उत्तर पद्मावत से अवतरित हैं। कवि व्यास रस कोला दुरही नियर नियर बहादुरी। अगला प्रश्न साथियों 67वां। वीर कहा मही थई खंड गावहूँ कथा काल कई लोग सुनावहू कथा काल कई लोग सुनावहू। तो ये किसकी काव्य पंक्ति? 67वां प्रश्न की। तो ये साथियों मुल्ला दाऊद की पुस्तक चंदायन से है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। संबत 1631 करो कथा हरियद धरी सीसा नौमी भोंबार मधु मासा अवधपुरी जह चरित प्रकाशा। तो साथियों ये काव्य पंक्ति किसकी है, किस काव्य ग्रंथ से है? तो साथियों बता देता हूँ, ये रामचरितमानस से है। ठीक है, रामचरितमानस से है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं कहता हूँ आँखन की देखी तू कहता कागज़ की लेखी। ये तो आंखें मीट कर आप लगा सकते हैं टिक। अभी ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आसान प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। तो किसकी काव्य पंक्ति है बता दीजिएगा। 70वें प्रश्न पर पहुँच चुके हैं साथियों। जाति पाति पूछे नहीं कोई हरि का भजे सो हरि का होय। तो साथियों किसकी काव्य पंक्ति है ये? तो ये काव्य पंक्ति साथियों है कबीरदास की। ठीक है, कबीरदास की काव्य पंक्ति है। आगे चलते हैं। मनसु प्रेम भमयु बैकुंठी नात कहा छार भरी मुठी। तो साथी किसकी काव्य पंक्ति है, मतलब किस काव्य ग्रंथ में है ये? तो आपको बता दूं ये पद्मावत में से है। तो साथी जो पद्मावत की काव्य पंक्तियाँ आ रही हैं याद कर लीजिए, परीक्षाओं में पूछी जा सकती हैं। अगले प्रश्न में चलते साथियों। शार उठाई लिन्ह एक मुठी दिन ही उड़ाई पर पृथ्वी जूठी। तो ये काव्य पंक्ति किसकी है? 72वां प्रश्न है साथियों। तो ये उत्तर सही आएगा जायसी। ठीक है, ये भी जायसी की पंक्ति हैं। अगले प्रश्न में चलते साथियों। का भाषा का संस्कृत प्रम चाहिए सांच कासु जो अबे कामरी का ले कर कुमाच। तो काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? 73वां प्रश्न है साथियों। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते साथियों। 74वां प्रश्न है। जूठो 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 है सदा जगु संत कहत जे अंत लहा है। तो किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं ये साथियों? आपको बता देता हूँ, ये काव्य पंक्तियाँ हैं कवितावली से। ठीक है, जो कि ग्रंथ है तुलसीदास का, कवितावली ग्रंथ से हैं, पुस्तक से हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न साथियों। राम राज भय सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी हैं। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ महाकवि तुलसीदास की हैं। महाकवि तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ से हैं? राम राज भय सगुन शुभ राजा राम जगत विजयी हैं। तो साथियों ये काव्य पंक्तियाँ जो उनके विनय पत्रिका से है। ठीक है साथियों, तो ये तो रहे 75 प्रश्न, और 75 प्रश्न आपको हल करवा दिए हैं। कुछ आपको होमवर्क भी मैंने दिया है, तो होमवर्क आप हमें ज़रूर करके बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर। जो सही उत्तर देगा उसका उत्तर हम सबसे ऊपर लहरा देंगे भाई। ठीक है जी, तो प्रश्न 75 आज करवा दिए हमने, तो होमवर्क जरूर कर दीजिएगा। पिन कर देंगे आपके उत्तरों को, सही उत्तरों को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है जी, हम मॉक टेस्ट और भी लाने वाले हैं। तो ये रही हमारी आज की मैराथन वीडियो। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।